हमारे कन्वीनर माननीय रवि जी, हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी मुरलीधर राव जी, दूसरे सेक्रेटरी संतोष गंगवार जी, कैप्टन सलेरिया जी, प्रणव व्रत, अरुण गुप्ता जी, संजय अग्रवाल जी और सब उपस्थित हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेल के सभी सम्माननीय सदस्य भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा कि मैं 9 बजे से एयरपोर्ट पर था, पर दिल्ली एयरपोर्ट में विजिबिलिटी के कारण परमिशन नहीं मिल पाई और जिसके कारण मुझे आने के लिए देरी हुई है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश में आज ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जो हालत है उससे आप सब लोग अच्छी तरह से उसकी जानकारी आप सबको है। विशेष रूप से एनडीए के शासन कार्यकाल में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी, तब हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था और आज कितना है। हमारा उस समय जीडीपी कितना था, रेट क्या था, आज क्या है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था, आज कितना है। चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पावर हो, सभी क्षेत्र में उस प्रकार से जो गतिशीलता थी और आज की स्थिति ऐसी है कि लगातार हम निगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एफडीआई के बारे में स्थिति यह है कि हमारे देश में हमारे एनडीए शासन कार्यकाल में बड़े प्रमाण पर पूरे दुनिया से काफ़ी एफडीआई का प्रमाण बढ़ा था। आज तो स्थिति ऐसी है कि जो एफडीआई आया था वो वापस जा रहा है, नया नहीं आ रहा है और जो हमारी इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी देश के बाहर जाने के लिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल कर बाहर जा रहे हैं। अगर आज जिस प्रकार की परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारे आर्थिक क्षेत्र में कैसी कैसी गलत नीतियों ने हमारे देश को बर्बाद किया है, इसका जीता जागता उदाहरण यानी यूपीए सरकार का ये कामकाज है। यूपीए 1 में उनको ये कहने का मौका मिलता था कि लेफ्ट पार्टीज के दबाव के कारण हम इकोनॉमिक निर्णय नहीं कर पाते, पर यूपीए 2 में तो ये परिस्थिति नहीं थी। पर आज स्थिति ऐसी है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नाते हमने देश में जो उम्मीद जताई थी उससे लगातार पॉजिटिव दृष्टिकोण में देश की प्रगति होने के बजाय आज निगेटिव इसमें हम लोग खड्डे में जा रहे हैं, ऐसी देश की हालत बनी है। आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी करके हमने हमारे राज्यों में सुशासन, गुड गवर्नेंस के द्वारा हमने विकास के नए नए मॉडल तैयार करके हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में गतिशीलता देने की कोशिश की है। गुजरात जैसे राज्य में हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है और जहां तक विकास का दर है वो 12% तक पहुंचा है। बिहार जैसे राज्य में जहां माइनस विकास दर था वह हमारी सरकार ने 11% तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी हमने लगातार प्रगति और विकास के दृष्टि से जो गतिशीलता दिखाई है उसके रिजल्ट्स वहाँ मिलते हैं। पर ये सब राज्य सरकार में एनडीए शासनों ने की हुई कार्य की प्रगति और दूसरी ओर केंद्र में लगातार जिस परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ रहा है वो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि रुपए का डॉलर की तुलना में जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, जब एनडीए और अटल जी की सरकार थी तो लगातार रुपया जो था वो स्ट्रांग बनते जा रहा था और आज परिस्थिति ऐसी कि रोज रुपया की कीमत कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? ये परिस्थिति क्यों निर्माण हो रही है और इसमें कौन से गलत निर्णय हुए हैं? इन सब बातों के लिए मुझे लगता है हमारी इस सेल ने विशेष रूप से सोचना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इस परिस्थिति को निर्माण करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका अगर कोई है तो यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीति
और भ्रष्ट प्रशासन आज इस परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण है। आपको कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी कारपोरेट चलाना है, कोई भी दुकान चलाना है, तो आपको सबसे पहली आवश्यकता है लीडरशिप की। पार्टी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी भी हो, उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नेतृत्व की एबिलिटी उसमें है कि नहीं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नेतृत्व है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विश्वसनीयता। उसकी विश्वसनीयता कैसी है? तीसरी बात इंपॉर्टेंट जरूर है, उसके पास विजन हो, दूर सोचने की क्षमता हो। जो 15 साल 20 साल दूर सोचकर आवश्यक निर्णय करने की क्षमता हो, ऐसी विजन हो तो वो संभव है। फोर्थ बात जो इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए। डिसीजन तुरंत होने चाहिए। आजकल तो निर्णय नहीं करना ही निर्णय हो गया है और इसके कारण निर्णय नहीं होते। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जिस प्रकार के निर्णय हुए, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार के सीएजी के रिपोर्ट आए, हम नहीं कह सकते कि ट्रांसपेरेंसी से प्रशासन चला है। और इसका कारण ये हुआ है कि हर व्यक्ति जिस प्रकार से मन चाहे अपने डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार को चला रहा था। आज देश की प्रगति और विकास में ये जो पैरामीटर्स मैंने आपके सामने कहे हैं, उसमें यूपीए सरकार न विजन है, न लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप कोलैप्स हो गई है, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, भ्रष्टाचार और स्कैंडल्स के कारण सरकार की नीयत पर लोगों के मन में संशय है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसी गड़बड़ में गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन ने जो कुछ बाकी बातें थी उनको भी चौपट कर दिया है। और इसलिए देश के बारे में एक समय दुनिया में यह चर्चा हो रही थी कि वर्ल्ड में दो इकोनॉमी ऐसी है जो बड़े फास्ट ग्रोथ कर रही है, एक चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। आज चाइनीज इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर भारत के बारे में आज ऐसा हम नहीं कह पा रहे। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। देखिए, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। हमारे जगह जगह पर हम 3 बातें आग्रह से कहते हैं कि नेशनलिज्म ये हमारा एस्पिरेशन, मोटिवेशन है। देश की सर्वांगीण प्रगति ये हमारे राजनीति का उद्देश्य है। और इसीलिए पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर राष्ट्रवाद के विचार को प्रथम रूप में हमने स्वीकार किया है। और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और विकास करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा उद्दिष्ट है। और यह करते समय जो सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा से हमको मिला है, जिसको हम अंत्योदय का विचार कहते हैं, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक थॉट है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, शोषित है, पीड़ित है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिले, उसको जिस दिन रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा, तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लगातार इस दिशा काम कर रहे हैं। पर आज परिस्थितियां कैसी है? हमारे यहाँ 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे प्रगति और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे कृषि का क्षेत्र है, जिसमें आज भी 65% आबादी कृषि क्षेत्र पर आज डिपेंड करती है। और कृषि क्षेत्र में जो फार्मर्स हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, उसके हाथ में जब तक पैसा नहीं आएगा, उसकी जब तक परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो गांव में ट्रेड एंड बिजनेस करने वाले दुकानदारों की दुकानें कैसे चलेगी? अगर गांव के लोगों के पास अगर पैसा आएगा, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारे शहरों में होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, ट्रेडिंग और बिजनेस हाउसेस हो, वो चलेंगे। पर आज दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी है कि हमारी एग्रीकल्चर की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। आज एग्रीकल्चर की परिस्थिति के बारे में बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में सभी राज्यों में बड़े प्रमाण पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसकी हालत बहुत खराब है। गेहूं हो, चावल हो, आज स्थिति ऐसी कि जो मिनिमम प्राइस चावल की 1180 रुपये है, ऐसे अनेक एरिया मैं वहाँ देख रहा हूँ कि 950 रुपये क्विंटल के भाव से भी चावल खरीदने के लिए व्यापारी भी तैयार नहीं है।
गेहूं और चावल की स्थिति ऐसी है कि अब पंजाब और हरियाणा में हर मंडी में जाकर अगर हम इतिहास इकट्ठा करेंगे तो बरसात के दिनों में जब बरसात आती है तो केवल हरियाणा और पंजाब में कितने प्रमाण पर हमारे गेहूं और चावल सड़ रहे इसका हिसाब लगाएंगे तो हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में करीब 58,000 करोड़ का फूड ग्रेन हर साल सड़ जाता है। एक तरफ लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है और दूसरी तरफ हम लोग 1,10,000 करोड़ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं और 58,000 करोड़ के हमारा अनाज सड़ जाता है। और हमारी सरकार बड़ी निर्लज्जता से ये कहती है कि ये अगर रोकना है तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई रिटेल नहीं आएगी, तब तक हम लोग फ्रूट वेजिटेबल को जो सड़ रहे उसको रोक नहीं सकेंगे और जो अनाज सड़ रहा उसके लिए गोडाउन नहीं बना सकेंगे। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है, क्या प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, हमारे फूड ग्रेन के लिए गोडाउन्स, क्या ये हम लोग विदेशी लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे? स्वाधीनता के 63 साल के बाद भी हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मिनिमम गोडाउन्स तक खड़े नहीं कर सके। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं खड़े कर सके, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं खड़े कर सके। आज हमारे एग्रीकल्चर में हम लोग 7-8 घंटे पावर तक नहीं दे सकते। जब शुगर को अच्छे भाव रहते हैं तो हम एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं और जब भाव डाउन हो जाते हैं तब परमिशन देते हैं। जब भाव डाउन होते हैं तो हम कोई संरक्षण नहीं देते। गेहूं और चावल की हालत ही ऐसी बनी हुई है। आज हमारे यहाँ ये संशोधन का विषय है कि जो अनाज सड़ता है उससे जो अल्कोहल बनता है कितने प्रमाण में वो दिया जाता है, इसका हिसाब लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूछा कि इतने करोड़ों का अनाज सड़ रहा है, ये सच है क्या? सरकार ने मान्य किया तो उन्होंने कहा सड़ने के वजह गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? तब सरकार ने ये कहा कि गरीबों को बांटना है नहीं बांटना ये निर्णय करने का अधिकार हमको है, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अनाज सड़ जाए तो चलेगा पर गरीबों को बांटना कि नहीं बांटना हम नहीं बांटेंगे। ये कैसी नीति है? हमारे देश में विशेष रूप से हमने मांग की थी कि नाबार्ड में अगर हम गोडाउन डालते हैं कोई फूड ग्रेन के लिए तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है। मैंने ये कहा कि आप एक काम करिए कि 10-10 हज़ार के गोडाउन 25,000 50,000 बस्ती के पीछे हर गांव में प्लान करिए और जो किसान है उसके बेरोजगार युवक को ही कहिए कि आप गोडाउन डालिए। उसको 50 लाख रुपए तक सब्सिडी नाबार्ड से मिलेगी। 25% अमाउंट जो है वो उसको स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे या सॉफ्ट लोन के रूप में दे और 25% बैंक से मिलेगी और बैंक से उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट पर मिलेगा। और ये गोडाउन जो बनेगा इसमें जो किसान अनाज रखेगा वो अनाज रखने के बाद 24 आवर्स के अंदर में वो जो रिसिप्ट है वो लेकर वो गोडाउन मालिक, बैंक और किसान ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं तो कमोडिटी एक्सचेंज में उस दिन जितनी कीमत है उसमें 70% अमाउंट उसी दिन किसान को मिल जाएगी। तो जब भाव बढ़ेंगे तो किसान का फायदा होगा, गरीब का फायदा होगा। 2008-2009 में कमोडिटी एक्सचेंज में 9,47,000 करोड़ का व्यवहार हुआ और उसमें से 99.37% व्यवहार कागज पर हुआ। केवल स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, डिलीवरी ली नहीं गई और भाव बढ़ाए गए। यह इतना बड़ा अलाउ क्यों किया गया? हमने एक छोटी सी मांग सरकार के पास ये की थी कि अगर ये स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन चल रहा है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग चल रहा है, तो आप एक तो कंडीशन डालिए कि अगर आप कोई मटेरियल को खरीदते हैं तो खरीद करके फिर आपके गोडाउन में आएंगे तो ही आप उसका ट्रेडिंग कर सकेंगे। अदरवाइज लोगों ने कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेडिंग चालू रखा और परिणाम ये हुआ कि एक तरफ महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची। देखिए आज गांवों की हालत खराब है। आज देखिए आपको पता नहीं होगा 4.5 साल से फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट हो रहा है और फर्टिलाइजर की कीमत अगर आप देखोगे 4 साल में कितनी बढ़ी है तो जो कीमत थी वो 5 गुना 7 गुना बढ़ी है।
क्या हमारे देश में हम 4.5 साल गरीब लोग, किसान लोग, उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उसका ब्लैक मार्केट हो रहा है, इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने राज्य सरकार से पूछा तो नई फैक्ट्री को परमिशन नहीं दे रहे। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे यहाँ मिक्सर्स फर्टिलाइजर आते हैं एनपीके, उसका कार्टेल बना हुआ है, और कार्टेल बना होने के कारण वही लोग लाते हैं, भाव बढ़ा देते हैं, मंत्रियों को और सरकार को मैनेज कर देते हैं।